गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मोंट सर में। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं या स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उससे नहीं जुड़े हैं, वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट जो नए वीडियो बन रहे हैं वो आप तक बखूबी और समय पर पहुंच सके। विद्यार्थियों, कल हमने बात कर ली बाजार के स्वरूपों में, जो कि हम बाजार के प्रतियोगिता के आधार पे भाग कर रहे थे। उसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की हम चर्चा कर ली। अब आता है बाजार के अन्य रूप, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसको हम दो भागों में इसका अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन कर चुके, पीछे के पार्ट में हमने चर्चा भी कर ली कि मूल रूप से तीन प्रकार के बाजारों की हम बात करते हैं। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा होता है एकाधिकार और तीसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिताएं में हम दो प्रकार के बाजारों की बात करेंगे, जिसमें एक एकाधिकारात्मक और दूसरा है अल्पाधिकार। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों को ले रहे हैं एकाधिकार। और एकाधिकारी जो बाजार मोनोपोली है उसकी यदि हम बात करें तो एकाधिकार शब्द से ही प्रतीत होता है कि एक का अधिकार, ऐसा बाजार जिसमें विक्रेता क्या हो, एक हो और उस एक का ही अधिकार होता है, तो ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी बाजार कहेंगे। इस एकाधिकारी बाजार की कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषाएं भी दी गई, जिनका भी मूल अर्थ यही निकलता है। जैसे स्टोरियन और हेग कहते हैं कि एकाधिकार वह उत्पादक होता है जो कि किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है, यानी कि उस वस्तु विशेष की जो पूर्ति बाजार में आएगी, जो वस्तु का उत्पादन होगा वो केवल अकेला ही करता है, तथा उस वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु भी बाजार में नहीं होगी। अर्थात उसकी जगह उपभोक्ता के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा कि उस वस्तु के अलावा वो किसी दूसरी वस्तु को खरीद सकता हो। लर्नर कहते हैं कि एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिस की वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र है वो लोचहीन होता है। विद्यार्थियों, ये हम आगे जानेंगे। लर्नर के अनुसार यदि हम बात करें तो लर्नर कहते हैं कि एक जो एकाधिकारी है उसके लिए जो वस्तु के लिए का जो मांग वक्र होगा या बाजार का जो मांग वक्र होगा वो मांग वक्र गिरता हुआ होगा, अर्थात एक एकाधिकारी है वो अपनी वस्तु की अधिक इकाई बेचने के लिए तभी सक्षम होगा जब वो उस वस्तु की कीमत को कम करेगा, क्योंकि गिरता हुआ मांग वक्र है वो यही बताता है कि यदि कीमतें कम होती हैं तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मांग गिर जाएगी। चेम्बरलेन ने कहा है कि एकाधिकारी वह होता है जो सामान्यतः किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। लगभग सेम बात स्टोरियन हेग के अनुसार की गई है। और वह अधिकांश मामलों में पूर्ति का संचालन न कर मूल्य का संचालन करता है। यहां पे चेम्बरलेन ने कहा कि पूर्ति पे उसका पूर्ण अधिकार होता है, किंतु एक उत्पादक है वो दो चीजों में से किसी एक चीज को हल कर सकता है, कीमत करे या फिर उसकी मात्रा का निर्धारण। क्योंकि जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की हमने बात की तो वहां पर कीमत का निर्धारण तो हो ही नहीं सकता था उत्पादक के नजरिए से, तो वहां केवल वो किसका निर्धारण कर सकते थे, मात्रा को नियंत्रित कर सकते थे। वो कम करना चाहे कम कर सकते थे, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते थे, क्योंकि कीमत का निर्धारण था वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, उद्योग के अंदर होता है। क्योंकि यहां पर उद्योग और फर्म सेम है, क्योंकि उत्पादक मात्र एक है,
इसलिए उद्योग भी वही है और क्रम भी वही है। तो ऐसी स्थिति में वो कीमत का निर्धारण भी कर सकता है और मात्रा का निर्धारण भी कर सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर जो लगभग जितने भी मामले हैं एकाधिकारी की दृष्टि से वो मात्रा पर ज्यादा ध्यान न देकर केवल उस वस्तु के मूल्य पर विशेष ध्यान देता है। अर्थात एक एकाधिकारी है वो कीमत निर्धारण करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो मात्रा पर ध्यान नहीं रखता और उस कीमत के अकॉर्डिंग मात्रा है वो बाजार की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग स्वतः ही बदल जाती है। जैसा कि हम आगे चर्चा भी करेंगे कि जो एकाधिकारी है वो मूल्य विभेद की प्रवृत्ति भी रखता है। किसी वस्तु एक ही वस्तु का वो भिन्न भिन्न मूल्य लेने में भी समर्थ होता है, क्योंकि वो बाजार की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने मूल्य को इस तरीके से बनाता है जिससे कि उसका लाभ है वो अधिकतम हो सके। इसलिए एक एकाधिकारी है वो मूल्यों को वरीयता ज्यादा देगा बनिस्पत मात्रा। अब बात आती है विद्यार्थियों की एकाधिकारी जो है उस एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं क्या है। हम इन विशेषताओं को विद्यार्थियों उसी वे के अंदर लेंगे जिस वे के अंदर हमने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की भी हमने चर्चा की है। जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं थी उन्हीं विशेषताओं से हम इनकी विशेषताएं निकालेंगे। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में कहा गया कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी, वहां पर अत्यधिक जो विक्रेता थे वो यहां पर एक विक्रेता होगा। अर्थात पहली विशेषता है कि ऐसा बाजार जिसके अंदर केवल एक विक्रेता या एक उत्पादक ही होता है उस बाजार को हम एकाधिकारी कहेंगे। दूसरी विशेषता है कि इस स्थिति के अंदर एकाधिकार की स्थिति के अंदर जो वस्तु बनाई जाएगी उसकी कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं। एकाधिकारी है वो कोई भी वस्तु बनाए, उस वस्तु की कोई भी निकट स्थानापन्न दूसरी वस्तु बाजार में नहीं पाई जाती। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने बात की कि वस्तुएं कैसी होंगी, समरूप होती हैं। अर्थात किसी भी वस्तु के बदले कोई सी भी वस्तु है वो ली जा सकती है, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं था या सभी वस्तुओं में किसी प्रकार का विभेद नहीं था। किंतु यहाँ पर जो वस्तु एक एकाधिकारी बना रहा है उसका स्थानापन्न बाजार में दूसरा कोई मौजूद नहीं है। अर्थात विक्रेता उपभोक्ता के लिए इस वस्तु का कोई विकल्प नहीं होता है। तीसरी कंडीशन है कि इसकी मांग है, मांग वक्र बेलोच होता है। विद्यार्थियों ये चीज हमने मांग वक्र के अंदर भी बखूबी पढ़ी है कि यदि किसी कभी मांग वक्र बेलोच प्रकृति का होता है तो ऐसी स्थिति में कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग पे बहुत कम पड़ता है। अर्थात अधिक मात्रा में यदि कीमत को परिवर्तित किया जाता है तो बहुत कम मात्रा के अंदर मांग पर प्रभाव पड़ता है, तो उस अवस्था को हम बेलोच वाली स्थिति कहते हैं। और वही स्थिति एकाधिकारी बाजार के अंदर भी पाई जाती है। एकाधिकारी बाजार के अंदर भी जो मांग वक्र है विद्यार्थियों, वो बेलोच प्रकृति का पाया जाता है। और बेलोच प्रकृति का जो मांग वक्र है इस प्रकार का होगा, जो कि यदि हम इस पे व्यक्त करें कि ओपी कीमत है तो ऐसी स्थिति में मात्रा OQ है और यहाँ पे कीमत यदि बहुत अधिक घट रही है तो घटकर OP1 हो जाती है, तो भी मात्रा है वो इसकी तुलना में कम ही बढ़ पाती है। तो ऐसा जो भी मांग वक्र होता है वो कहता है कि इसकी लोच है इकाई से कम या बेलोच प्रवृत्ति का ये मांग वक्र कहलाता है। चौथी बात है
उद्योग व श्रम दोनों एक ही होते हैं। विद्यार्थियों हमने बात की थी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर की, वहां पर उद्योग अलग था और फर्म अलग थी। जब सभी फर्मों को जोड़ा तो उद्योग की कल्पना हमने की और उस के अंदर फर्म का जो भाग था वो एक इकाई के रूप में था या एक छोटे से अंग के रूप में वो उद्योग का अंग थी। किंतु एकाधिकार की स्थिति में उद्योग और फर्म दोनों एक ही होते हैं, अर्थात जो फर्म होती है वही उद्योग होता है और जो उद्योग होता है वही फर्म होती है। क्योंकि वहां पे उद्योग के अंदर बहुत सारी फर्में थी, इसलिए उसकी पूर्ति के ऊपर जो भाग एक फर्म का भाग था वो नगण्य था, जबकि यहाँ पे पूर्ति पर पूरा कंट्रोल है फर्म का रहता है। नेक्स्ट इसकी बात करें, फर्म का या वस्तु का लिख देते हैं, वस्तु का मांग वक्र घटता हुआ होता है, घटता हुआ होता है। अर्थात एक उत्पादक है, वो अपने अतिरिक्त वस्तु की इकाई यदि बेचना चाहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे कीमत कम करनी होगी। जब वो कीमत को कम करेगा तभी उसकी अतिरिक्त इकाई है वो बाजार में बिक सकती है, इसके अलावा उसकी अतिरिक्त इकाई है वो बाजार के अंदर बिक पाना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है विद्यार्थियों कि एक उत्पादक या एकाधिकारी वस्तु की मात्रा या कीमत में से किसी एक समय में एक को परिवर्तित कर सकता है। अर्थात जो उत्पादक होगा एकाधिकारी की स्थिति के अंदर, वो उस समय विशेष के अंदर चाहे तो वस्तु की मात्रा को नियंत्रित करे और चाहे वस्तु की कीमत को नियंत्रित करे, वो दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। वो उस पर निर्भर करेगा कि वो उस वस्तु की मात्रा को नियंत्रित करेगा या उस वस्तु की कीमत को नियंत्रित करेगा, जो कि हमने चेम्बरलेन की पीछे परिभाषा में भी देखा कि अधिकतर मामलों के अंदर एक एकाधिकारी है वो कीमत को ही वरीयता देता है और कीमत को नियंत्रित करने का ही प्रयास करता है, वो मात्रा पे विशेष जोर नहीं देता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों आती है अधिकतम लाभ। अर्थात एक एकाधिकारी होता है वो दीर्घ काल में अधिकतम लाभ कमाने की स्थिति में होता है और वो अधिकतम लाभ ही कमाता है, क्योंकि दीर्घकाल की स्थिति के अंदर एक एकाधिकारी अपने पैमाने को इस तरीके से अनुकूलतम बना लेता है जिसके अंदर उसकी लागतें न्यूनतम हो जाती हैं और उसका आगम है वो मैक्सिमम हो जाता है, जिसके कारण उसको हमेशा ही दीर्घकाल के अंदर लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन की बात यदि हम करें तो प्रवेश व बहिर्गमन नियंत्रित होता है, गमन पर प्रतिबंध होते हैं। अब विद्यार्थी ये प्रतिबंध जो प्रवेश है कि यहां पे कोई भी फर्म है वो आसानी से नहीं आ सकती है, क्योंकि उस पे कई प्रकार के प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं, जिसके अंदर कृत्रिम भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, अर्थात कोई भी फर्म है उस फर्म को प्रवेश करने से पूर्व या संस्थागत भी हो सकता है
यानी कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है वो यहाँ पर लगाया जाता है जिसके कारण नई प्रवेश है वो उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि जो प्रतिबंध होते हैं वो कृत्रिम हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, या फिर संस्थागत। आर्थिक या वित्तीय एक ही होते हैं। अब कृत्रिम कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी विशेष ब्रांड की हम बात करें तो उस ब्रांड विशेष को जो वरीयता प्राप्त हो गई है, लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ गई है, तो उसकी जगह ले पाना किसी दूसरे के लिए आसान नहीं होता, इसलिए कोई दूसरी प्रमेय चाहकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। आर्थिक का अर्थ हुआ कि यहां पर जो प्रमेय होती है उसका जो वित्तीय भाग है वो इतना बड़ा होता है कि इतना बड़े भाग को कोई दूसरी फर्म उठाने में समर्थ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी एक नई फर्म का प्रवेश है वो संभव नहीं होता है, अर्थात या यूं कहते हैं कि इसके अंदर इनका आकार इतना बड़ा होता है कि उतना इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी फर्म द्वारा कर पाना संभव नहीं है। जिसका एग्जांपल हम रेलवे ले सकते हैं कि रेलवे में इतना सारा वित्तीय भार है कि उसका यदि हम सामना करें, कोई एकाधिकारी दूसरी फर्म, एकाधिकारी फर्म के लिए कोई दूसरी फर्म उसमें प्रवेश भी करना चाहे तो वो उतना वित्तीय भार है वो उठाने में समर्थ नहीं होगी। संस्थागत में आता है कि सरकारों के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किसी प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं। मान लीजिए किसी उद्योग विशेष को या किसी फर्म विशेष को 10 साल के लिए अनुमति दी गई है, तो 10 वर्ष तक इसके अंदर कोई दूसरी फर्म प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसको 10 वर्ष के उत्पादन का अनुबंध पहले ही हो चुका है। तो ये कुछ प्रतिबंध हैं जिनके कारण जो कोई नई फर्म है वो इस एकाधिकार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। विद्यार्थियों, यहां पर हमने बात की मांग वक्र की कि मांग वक्र यहाँ पे ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का कारण क्या है, क्यों होता है, या जिसकी आकृति है वो ऋणात्मक बनती है तो क्यों बनती है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इनकी यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमें एक एकाधिकारी जो फर्म होती है उसके लिए आगम की चर्चा करनी होगी कि एक फर्म के लिए आगम किस तरीके से निर्धारित होगा, जिसमें टोटल रेवेन्यू है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, एवरेज रेवेन्यू है वो कैसे ज्ञात करेंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू है वो कैसे ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक कॉमन चीज हमने पहले कर ली है, उसी के आधार पे हम इसकी चर्चा करेंगे कि एक उत्पादक है वो अतिरिक्त वस्तु की पूर्ति केवल एक ही कंडीशन में कर सकता है कि वो अपनी वस्तु की कीमत को कम करे। यदि वो कीमत को कम नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में वो अपनी वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर यदि कीमत घटती है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मात्रा है वो उत्पादक की बिकेगी, किंतु यदि कीमतों को वो बढ़ाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस वस्तु विशेष की जो क्वांटिटी है वो गिरने की प्रवृत्ति पाई जाए। ये बेची गई मात्रा है, प्राइसें हैं। मान लीजिए कि 10 रुपए यदि एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को रखता है और ऐसी स्थिति के अंदर एक इकाई ही बाजार के अंदर बिक पाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि इसकी इकाई वो बढ़ाना चाहता है, उत्पादक की 2 इकाई इसकी हमें बेचनी है, तो ऐसी स्थिति तभी पॉसिबल है जब कीमत में कमी की जाएगी। तो जैसे जैसे एक उत्पादक कीमत को कम करेगा एकाधिकारी, वैसे वैसे उसकी बेची गई मात्राएं हैं वो विद्यार्थियों बढ़ती चली जाए। और इसी के आगे भी सेम इसी तरीके से कि जैसे जैसे एक एकाधिकारी की कीमत को घटाते चलेगा वैसे वैसे बिकने वाली मात्राएं हैं वो बढ़ती जाएगी। कल हमारी कुल आगम की अवधारणा हमने पूर्ण प्रतियोगिता में भी की कि टीआर ज्ञात करने के लिए हम टीआर बराबर होता है P गुणा Q, अर्थात बेची गई मात्रा और बेची गई मात्रा की प्राइस, दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। 10 को 1 से गुणा किया 10 हो गया, 9 को 2 से किया 18 हो गया, 3 को 8 से करोगे 24,
7 को 4 से करोगे 28 और 6 को 5 से करोगे तो विद्यार्थियों 30। अर्थात कुल रेवेन्यू है वो घट रहा है, लेकिन इसके घटने की जो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो घटती हुई है। और घटती हुई इसलिए कि यहाँ पर प्राइसें हैं वो उसके लिए घट रही है। विद्यार्थियों यहाँ पर बात करें यदि एवरेज रेवेन्यू की, तो एवरेज रेवेन्यू के लिए हमें जो कुल आगम है उस कुल आगम के अंदर क्वांटिटी का भाग देना होता है। अर्थात AR बराबर PR बटे बेची गई वस्तु की मात्रा। 10 के अंदर हम 1 का भाग देते हैं तो 10 प्राप्त होते हैं। 18 में 2 का देंगे तो 9 हो जाएंगे। 24 में 3 का देंगे तो 8 हो जाएंगे। 28 में 4 का देंगे तो 7 और 30 में 5 का देंगे तो 6। अर्थात यहाँ पर भी विद्यार्थियों वही परिस्थिति है जैसा हमने कल पूर्ण प्रतियोगिता में भी देखा था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR बराबर D होता है और जो AR है वो प्राइस के बराबर होता है। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर भी जो AR है वो प्राइस के बराबर होता है, इसीलिए वो AR को अपन क्या कहते हैं, मांग वक्र भी कहते हैं, वस्तु का मांग। अब बात करते हैं अपन मार्जिनल रेवेन्यू की। तो यहाँ 0 से प्रोडक्शन बढ़ा है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन 10 के बराबर, यहां से यहां तक परिवर्तन आया 8 के बराबर, यहां से यहां तक परिवर्तन की बात करें 6 के बराबर है, यहां से यहां तक परिवर्तन 4 और यहां से यहां तक परिवर्तन 2। इसको हमने निकाला है उसी तरीके से कि MR बराबर डेल्टा PR बटे डेल्टा Q। यहाँ पर विद्यार्थियों जो चीज महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर वहां हमने देखा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर जो AR और MR थे वो दोनों बराबर थे और दोनों ही अक्ष के समानांतर बने थे, किंतु एकाधिकार के अंदर AR और MR के दोनों ही मान भिन्न भिन्न है, किंतु दोनों ही मान घट रहे हैं। और घटने की जो दर देखी जाए तो वो मार्जिनल रेवेन्यू की ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू की कम है। तो ऐसी स्थिति में एवरेज रेवेन्यू वक्र है वो भी घटता हुआ बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है वो भी घटता हुआ बनेगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू वक्र है वो ऊपर और मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है वो नीचे बनेगा। इनकी आकृति विद्यार्थियों कुछ ऐसी AR बराबर, क्योंकि विद्यार्थी यदि MR वक्र को हम और भी बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये 0 और ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन AR का वो ऋणात्मक और 0 नहीं होगा। यदि इसके लिए आप PR वक्र बनाना चाहो तो TR वक्र की आकृति है वो घटती हुई दर से बढ़ते हुए वक्र जैसी होगी। जैसा हमने टोटल प्रोडक्शन वक्र जहां बनाया उसके अंदर मोड़ के बिंदु से ऊपर वाली जो स्थिति थी उस ऊपर वाली स्थिति के जैसा TR वक्र है वो एकाधिकार की स्थिति में होता है, अर्थात घटती हुई दर से बढ़ता है। विद्यार्थियों आज के इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद एकाधिकार के जो स्रोत हैं उनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और जो एकाधिकार की स्थिति में कंडीशन आती है मूल्य विभेद की कि किस तरीके से एक फर्म है वो मूल्य विभेद कर सकने में सक्षम बनती है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कल के अध्याय में। चूंकि आज समय काफी हो चुका है इसलिए आज के पार्ट को हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप वीडियो बराबर देख रहे हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी उन समस्याओं को आप मेरे को अवगत अवश्य करवाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद।